है आज युद्ध का रूस और यूक्रेन के बीच, और इस बीच तस्वीरें लगातार कीव शहर की आ रही हैं जहां पर इस वक्त विध्वंस चल रहा है। जी हां, वहां पर हमलों को तेज कर दिया है रूस ने। रूस से ताजा हमले खार्किव शहर दहल गया है। रूस का मिसाइली हमला खार्किव के पुलिस मुख्यालय बिल्डिंग पर हुआ है। मिसाइल गिरते ही पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग से आग की लपटें देखी जा सकती हैं। थोड़ी देर में इमारत का ऊपरी हिस्से की खिड़कियां और छज्जे भरभरा कर गिरने लगे। इससे पहले खार्किव के रिहायशी इलाकों की एक और बिल्डिंग पर रूस ने हमला किया था। दूसरी तरफ राजधानी कीव की हालत बेहद खराब है। रूस ने घेरा वहां पर कस दिया है और वहां हमले की चेतावनी देने वाले सायरन लगातार बज रहे हैं। दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में खास तौर पर गौरव सावंत मेरे सहयोगी सीधे इस वक्त यूक्रेन से जुड़ गए हैं। मुझे बताया गया है कि गौरव इस वक्त एक गाड़ी में मौजूद हैं। गौरव, आप सीमावर्ती इलाके पर अगर हैं तो ताजा सूरत हाल क्या देख पा रहे हैं, आंखों देखी बताएं। इस समय स्थिति बहुत ही गंभीर है। यहाँ राजधानी कीव में हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है कहीं भी जाने के लिए। खार्किव की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह थी और अब अंदेशा ये है कि खार्किव के बाद अब यहाँ पर इसी तरह का हमला यहाँ पर भी होने का अंदेशा है और इसीलिए बहुत ज्यादा चेकिंग की जा रही है। हम इस समय एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर है और अभी हमें मालूम भी नहीं है कि इस मिलिट्री चेक पॉइंट पर हम लोग Здравствуйте, ми Камаридес, замминистр. Ми пресса, ми хотим интервью. Могу своих. Документи покажіть. Да. पासपोर्ट। Зачекайте, зараз спитаю. Добре, я сейчас. Преса. Багажник відкривайте. Да. Багажник відкривайте. हम सबको उतरना है? नेहा, हो सकता है हमको अभी यहाँ पर उतरना पड़े। हम आपसे फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अभी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। ठीक है, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। कि गौरव, आप वो जरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि दरअसल इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में क्या तस्वीर है, क्या वहां का सूरत हाल है। और कई ऐसे बॉर्डर चेक पॉइंट्स आगे भी आपको मिलते रहेंगे जहां पर आपको पहचान पत्र इत्यादि दिखाना पड़ेगा वहां उसे क्रॉस करने के लिए। तो चुनौतियां यहाँ पर बहुत सारी हैं और ऐसे में कीव और खार्किव के नागरिकों का इस वक्त क्या हाल होगा ये भी समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि लगातार हमले रूस की ओर से खास तौर पर इस वक्त कीव की महत्वपूर्ण इमारतों पर किए जा रहे हैं। और हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई थी कि कैसे जंग के 7वें दिन कहीं ना कहीं रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। अपनी स्ट्रैटेजी यानी कि अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हालांकि जितने भी प्रतिबंध अब तक रूस पर लगाए गए हैं उसकी एक तरीके से अनसुनी रूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जेलेंस्की की ओर से दावा किया गया है कि रूस के भी उन्होंने 6000 सैनिक करीब मार गिराए हैं। खार्किव में गोलीबारी में 21 लोगों की जान गई है। कई ऐसे आम नागरिक हैं जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो और खास तौर पर इन तस्वीरों पर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे क्योंकि ये बॉर्डर चेक पोस्ट जहां पर इस वक्त गौरव सावंत मौजूद हैं। गौरव से हम संपर्क लगातार साधे हुए हैं। गौरव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अब आप उस जगह से बता पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है? जी, मैं आपको पूरी तरह से सुन पा रहा हूं और आपको ये हम लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये एक मिलिट्री चेक पॉइंट था जहां पर हम लोग की पूरी हमारे डॉक्यूमेंटेशंस को चेक किया और ये इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा संख्या में सेना तैनात है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और जब तक डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे हथियार, जैसे कोई और देश हो तो वहां हथियार आप पर तानते नहीं है, यहाँ हथियार आप पर तान देते हैं कि अगर कोई भी सस्पिशन हो तो हेड ट्रिगर अलर्ट, गोली चला देते हैं। क्योंकि यहाँ कर्फ्यू है तो कोई सिविलियन बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं कुलदीप कुमार जी, उनके साथ जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कर्फ्यू होने के बावजूद कीव की सड़कों पर अलग अलग जगह जा रहे हैं लोगों से मिलने। लेकिन जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेते हमारे एंटीसीडेंट्स तो हमको रोककर मतलब
हल्के में भी नहीं, बहुत स्ट्रांगली एक्शन लिया जाता है, पोलाइट लेकिन बहुत फर्म। और अब हम यहाँ पर एक बहुत सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिलने आए हैं। नेहा, हम उनसे मिलने के बाद आपको और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस समय कैमराज अलाउड नहीं है। तो मैं एक बार फिर आपको स्टूडियो लिए चलता हूँ और उसके बाद हम कीव की सड़कों पर इस समय क्या हाल है वो अपने दर्शकों को ठीक बताएंगे। है गौरव, हम समझ सकते हैं, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि वहां पर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अलग अलग चेक पोस्ट वहां पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन कैमरा को इस्तेमाल करना वर्जित है क्योंकि इस वक्त आप स्थिति समझ सकते हैं। वहां पर कर्फ्यू लागू है, आपका आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका पहचान पत्र चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। खार्किव में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। कल रात से ही वहां पर एक के बाद एक सायरन की आवाज आ रही है ताकि लोग अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें मिसाइल हमले में पुलिस मुख्यालय कीव का पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कैसे वहां पर खिड़कियां जो पुलिस मुख्यालय की हैं वो इस वक्त आग की लपटों से घिरी हुई है। धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। और ओडेसा में भी एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका किया गया है। आज कई शहर और खास तौर पर दो प्रमुख शहर जिस पर सुबह से ही हमारा फोकस बना हुआ है, कीव और खार्किव की अगर बात कर लें तो वहां पर इस वक्त रूसी सेना का मुख्य तौर पर फोकस है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ सुशांत सरीन साहब भी जुड़ेंगे जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जीजी द्विवेदी साहब, मेजर जनरल, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अब लगातार रूस अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहा है, अनसुनी कर रहा है, जिस तरीके से उसको थ्रॉटल करने की कोशिश हुई थी, चाहे आप उसमें इकोनॉमिक प्रतिबंध लागू कर दीजिए, किसी भी तरीका का प्रतिबंध लागू कर दीजिए, लेकिन रूस एक तरीके का हाइब्रिड वॉर यहां पर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हाइब्रिड वॉर कितनी देर जारी रहेगा, कब इस पर अंकुश लग पाएगा और कहां जाकर ये थमेगा? देखो, हाइब्रिड वॉरफेयर में सब तरह के वॉरफेयर आपके होते हैं। कन्वेंशनल चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये सब चलते हैं। अभी ये देखना है कि आप बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि जो स्ट्रेटजी है वो जैसे ही आपके ऑपरेशन बढ़ते हैं तो स्ट्रेटजी बदलती है। पहले चरण में रूस की स्ट्रेटजी थी कि जो मेजर टारगेट्स हैं उनको घेरा डाला जाए। दूसरी जब चरण आया तो अभी उनको कब्जा करना है वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अभी की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस टाइम खार्किव है और कीव है, क्योंकि अगर ये गिर जाते हैं तो एक पलटा आएगा, मोड़ आएगा एक लड़ाई में, जिसमें ये संकेत आ जाएंगे कि देखो ये रशिया की जो अब इस समय पलड़ा भारी है। अगर ये दो शहर नहीं गिरते हैं तो यूक्रेन का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इस टाइम ग्राउंड की जो लड़ाई है वो शहर के अंदर चली गई है, जिसको हम बोलते हैं अर्बन वॉरफेयर या फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। ये जो लड़ाई है ये ज्यादा इन्फेंट्री की लड़ाई होती है और ये बहुत सीक्यूबी की बोलते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल, यानी कि बहुत नजदीकी से लड़ी जाती है। और जैसे मैं पहले भी विजुअल देख रहा था कि पूरे जो नागरिक हैं इन शहरों में वो भी तैयार है लड़ने के लिए। तो इसलिए अभी फौज में कौन है या सिविलियन कौन है, ये एक इकट्ठी यूनाइटेड लड़ाई हो गई है। और आज आप देखेंगे कि कीव पर काफी जोर से हमले होंगे, क्योंकि इस समय रशिया जो है उस चरण पर है आर या पार की लड़ाई। क्योंकि अगर कीव नहीं गिरता है आगे 2-3 दिन में तो रशिया की मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी और साथ ही साथ उसकी कैजुअलिटी होगी। मेरा अपना अनुभव है, 71 की लड़ाई में मैं कोमिला में हमारी बिल्ट इन फाइटिंग हुई थी और उसमें बहुत कैजुअलिटी होती हैं। तो ये एक खून का युद्ध होगा, बड़ा निर्णायक होगा और अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे कि किसी न किसी तरफ पलड़ा झुकेगा और ये देखना होगा। इस समय हम नहीं कह सकते कि ये किसके हित में जाएगी या किसके तरफ जाएगी, पर ये 2-3 दिन आगे भीषण लड़ाई होने की आपके पास। इस बीच बड़ी खबर का रुख करना होगा, सायरन बज रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि सायरन ये इशारा करता है ये जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 7वें दिन रूस पर यूक्रेन का अहम फैसला। रूस ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। रूस में अब यूक्रेन का दूतावास ऑपरेट नहीं होगा। वहीं यूक्रेनी दूतावास से
झंडा हटा दिया गया है, जो साफ तौर पर संकेत देता है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त यूक्रेन में बने हुए हैं, उसे लेकर ये अहम और महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले किए जा रहे हैं। सुशांत सरीन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुशांत जी, यूक्रेन का ये फैसला लेना कि वो अपना दूतावास ऑपरेट नहीं करेगा, किस तरह के संकेत देता है? क्योंकि लगातार 7वें दिन भी लड़ाई जारी है, डटा हुआ है यहाँ पर यूक्रेन, और जैसा कि सर बता रहे थे द्विवेदी साहब की, आगे किस तरह की रणनीति रूस या यूक्रेन की होगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन ने भी अपना पूरा दम लगा दिया है, वो हार मानने वालों में से नहीं है, कह दिया है साफ जेलेंस्की ने। देखिए, जहां तक जो मॉस्को में उनकी जो दूतावास है उसको बंद करने का बात चल रही है, ये काफी देर पहले भी खबर आ चुकी थी कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं अपने रूस के साथ उसको खत्म कर रहे हैं, और शायद अब वो जो औपचारिकता थी कि वो एक एम्बेसी पड़ी हुई थी वहां पर, उसमें से झंडा उतार करके वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। और बात समझ में भी आती है कि दोनों देश जंग कर रहे हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। रूस की भी जो दूतावास था उसको भी खाली करवा लिया गया था। जिस दिन उन्होंने आक्रमण किया था उससे एक दिन पहले उन्होंने सारा का सारा अपना दूतावास खाली करवा लिया था। जहां तक जंग का सवाल है, देखिए, अगर कीव गिर भी गया फिर भी क्या फर्क पड़ेगा, रूस को क्या उपलब्धि होगी? अगर रूस ने ये जंग लड़नी थी और जिस तरीके से लड़ाई शुरू हुई थी, अगर तो वो 2-3-4 दिन के अंदर अंदर सब कुछ खत्म कर देते, यूक्रेन की सेना जो है ढेर हो जाती, तो ये बात खत्म हो जाती। आज तक हम ये स्टोरी जो आप कर रही हैं पिछले 5-7 दिन से, ये आप नहीं कर रही होती, आप राजनीति की बात कर रही होती, कुछ और कर रही होती। अब ये मामला जो है, अगर कीव गिर भी गया तो ये रूस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेके आएगा, और जो युद्ध है ये चलते रहेगा और रूस इसमें धंसते रहेगा। पहली तो उनकी रणनीति जो है थी वो पहले से ही विफल हो चुकी है। अब कीव को लेने के लिए वो उस भीषण बमबारी करेंगे जिससे पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो सकता है, ये बहुत बड़ी संभावना है। और अगर वो होता है तो उसकी जो इमेजेस आपके चैनल पे और बाकी तमाम चैनल्स पे जाएंगी, वो रूस के लिए कुछ करेगा नहीं, रूस को और उसका खामियाजा भरना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि अगर ये सुशांत जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वहां पर हालात बदल रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि बातचीत की पहल कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जंग के बीच यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस तैयार है, लेकिन एक तरफ तो आप पूरे फुल फोर्स में वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं रूसी सेना, और साथ ही कई शेलिंग्स के द्वारा कीव और खार्किव को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे हैं कीव के हालात, ये बता रहे राजेश पवार। वहां से बेहद नाजुक हालात में उनकी ये रिपोर्ट देखी, कैसे वहां पर अभी भी शेलिंग जारी है, माइनस टेम्परेचर बना हुआ है। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। को रशियन पॉइंट ऑफ व्यू आप कहीं भी नहीं सुन सकते, और जो इंडियन मीडिया है जो अपनी 90% जो रशियन मीडिया है वो 90%, जो इंडियन मीडिया है 90% अपनी खबरें, पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन इस वक्त अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न यूरोपियन मीडिया से पिकअप कर रहा है। हमारे पास रशियन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पहुंच रहा है और दुनिया में कहीं भी नहीं पहुंच रहा है। ये तो इसका अर्थ ये है कि अभी देखिए राजेश पवार जहां मौजूद है वहां पर सायरन बज रहा है, इसका मतलब ये एयर सायरन है। राजेश, एक बार तमाम दर्शकों को आज तक क्या आप ये भी बता दीजिए कि सायरन का मतलब क्या है, वो तमाम दर्शक जो शायद पहली बार इस सायरन को सुन रहे हो। देखिए, ये एयर रेड सायरन है। इसका अर्थ ये है कि कभी भी अब एयर रेड या मिसाइल रेड आपके ऊपर हो सकती है, और ये नागरिकों के लिए एक चेतावनी होती है, और ये नागरिकों के लिए चेतावनी होती है कि आप शेल्टर ले लें, जो सबसे नजदीक बॉम्ब शेल्टर है उसमें चले जाएं, या तहखाने में कहीं जो सुरक्षित है, जो आपको
अगर बमबारी होती है हवा से तो आपका बचाव कर सकती है, आप किसी ऐसी सुरक्षित जगह को पकड़ लें, ये उसके लिए चेतावनी होती है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगातार हम जिक्र करते हैं खार्किव में हमला हो रहा है, लेकिन राजेश, आज व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो, तो देखिए राजेश जहां पर मौजूद है वहां पर सायरन की आवाज इतनी ज्यादा है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रशिया की जो राजेश कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेश कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजेश, अभी दो धमाकों की लगातार आवाज आई है। कीव में लगातार 2 धमाके हुए हैं मेरे पास में अभी। शायद जो आपकी खबर थी कि कीव पे हमला शुरू हो चुका है, सच हो सकती है, क्योंकि अभी जब बात करते वक्त 2 धमाके हुए हैं मेरे काफी करीब यहाँ पर, और एयर सायरन लगातार बज रहा है। हो सकता है और धमाके अभी हो इस इलाके में, तो आपकी खबर ये सही हो सकती है कि शायद मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, कीव पे हमला शुरू हो गया हो। नहीं, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हो राजेश। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने आप को भी लगातार सुरक्षित रखें, महफूज रखें। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आज रात को होगा, लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि आज रात से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, पर ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि खार्किव में रूस को कितनी सफलता मिलती है। मेरा अनुमान ये है कि आज दोपहर तक, इंडियन टाइम की इवनिंग तक, आज खार्किव गिर जाएगा। इट विल बी टेकन ओवर बाय रशियन फोर्सेज, वो इस पे कब्जा कर लेंगी, और जैसे वहां को कब्जा मुकम्मल होगा उसके बाद अगला टारगेट सिर्फ कीव है, जो सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है, यहाँ की पॉलिटिकल नर्व सेंटर है, और कीव का गिरना मतलब यूक्रेन का गिरना है। कोई तरीका नहीं पता करने का जब तक रूस से फिगर जारी ना करे, लेकिन उन्होंने बताया कि कितने यूक्रेनी सैनिक मरे हैं, नहीं बताया। फर्स्ट डे से वो ये नहीं बता रहे कि यूक्रेन में कितने मरे हैं, तो हो सकता है इतने सैनिक मरे हो, मैं इसको झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस लड़ाई में जो यूक्रेन में चल रही है वो मिलिट्री एलिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये एक फैक्ट कि यूक्रेन अपनी कैजुअलिटीज नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है। नहीं तो, क्योंकि आज तक इकलौता चैनल है जो कीव में अभी भी मौजूद है, बाकी वहां पर लोग नहीं है, रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो रही है। लेकिन जरा आप ये बताइए, कीव के बाहर रूसी फौज किस तादाद में मौजूद है, कैसी घेराबंदी, अगर आप इस बारे में थोड़ी जानकारी दें तो दर्शकों को समझने में और आसानी हो जाएगी। देखिए, जो कीव के बाहर रूसी फौज का जमावड़ा है, वो खबर सिर्फ वेस्टर्न मीडिया से आई है, अमेरिका से आई है, और वो भी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आई है कि 30 किलोमीटर लंबा काफिला है, 60 किलोमीटर लंबा काफिला है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहां कितना जमावड़ा है, लेकिन ये निश्चित है कि काफी बड़ी मैकेनाइज्ड फोर्स और इन्फेंट्री वहां इस वक्त तैयार है, किसी भी वक्त हमले के लिए सिर्फ ऑर्डर्स का इंतजार है। खार्किव में जबरदस्त तबाही मचाने के बाद रूस की सेना कीव की तरफ कूच कर रही है। रूसी सेना के टैंक्स के साथ कीव की घेराबंदी कर चुकी है, और पश्चिमी देशों की तरफ से कड़े प्रतिबंधों के ऐलान के बाद रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की यह तस्वीर आने वाली बड़ी तबाही की चेतावनी है। यूक्रेन की तबाही का यह मंजर पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में पहली बार जमीनी लड़ाई में इतना खून खराबा देखा गया। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रूसी सेना ने पहली बार कीव में बड़े हमले को अंजाम दिया। यह है राजधानी कीव का टीवी टावर। टीवी टावर के पास हुए धमाके के बाद पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। इस हवाई हमले का यूक्रेन के टीवी प्रसारणों पर असर पड़ा। टीवी टावर पर हुआ यह हमला इसलिए भी बड़ी चिंता की वजह है क्योंकि यहां से कुछ ही दूरी पर कई रिहायशी इमारतें हैं। यूक्रेन की तरफ से जानकारी दी गई कि रूस ने टीवी टावर के पास बेबिन यार स्मारक पर मिसाइल अटैक किया। दरअसल सुलह की बातचीत की नाकामी के साथ ही रूस का रवैया और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रूस के निशाने पर कीव का कम्युनिकेशन टावर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कम्युनिकेशन टावर के पास रहने वाले लोगों से घर छोड़कर जाने को कहा है। उधर रूसी सेना राजधानी कीव को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सैकड़ों रूसी टैंकों का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। हम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर है और हमारा प्रयास ये है कि
हम आपको दिखाएं इस समय यहाँ पर मंजर क्या है। यहाँ की सड़कों का अगर आप नज़ारा देखें तो शहर से बाहर जाने वाली लगभग हर सड़क पर बहुत सारे बैरिकेड्स हैं। प्रयास यही कि जैसा आप इनको देखें, परिवार के परिवार शहर छोड़कर जा रहे हैं, पानी लेकर, खाना लेकर, जो उनके पास सामान है लेकर अब शहर से बाहर जाना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही कि रूस का हमला होने से पहले वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन जगह जगह बैरिकेड्स है, पुरुषों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, महिलाएं जा रही हैं। पश्चिमी देशों को आशंका है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलटकर अपने समर्थन वाली सरकार को सत्ता देने की साजिश कर रहे हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर चुकी है। खासकर खार्किव, हेरसन और मारियुपोल में रूसी सेना ने बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर पर हमले के बाद ये तय हो गया कि रूसी सेना अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, यूक्रेन की पहचान मानी जाने वाली इमारतों पर भी हमला कर रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रीडम स्क्वायर पर हुए हमले को आतंक और अपराध बताया। जेलेंस्की ने रूसी हमले में बच्चों की मौत को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। रूस ने प्रतिबंधों की धमकी को लेकर कहा है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध लड़ा जाता है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कीव के लोगों को शहर छोड़ने की लगातार चेतावनी दी जा रही है। दूसरी तरफ बेलारूस की सीमा पर आज फिर दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूक्रेन संकट पर लगातार कवरेज आज तक पर जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। तो यूक्रेनी सेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि जंग के बीच ये बड़ा दावा यूक्रेनी सेना ने किया है। उनका कहना है कि रूस के 6 टैंक्स पर उन्होंने कब्जा किया है खार्किव में। वही खार्किव शहर जहां पर रूसी सेना फुल फोर्स से हमला कर रही थी, कर भी रही है, और अब तक वहां पर खार्किव पर कब्जा नहीं हुआ है रूस का। जंग इस मोड़ पर पहुंच गई है कीव और खार्किव शहर पर, जहां पर विध्वंस और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार यूक्रेनी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है रूस की सेना का। अभी तक जिस तरीके से 7 दिन तक रूसी सेना को जवाब यूक्रेन की सेना की ओर से दिया गया है, उससे यही कहा जा सकता है कि ये जंग लंबी चल सकती है। और जंग से जुड़ी 10 खबरें अब आपको दिखा देते हैं। खार्किव में जबरदस्त बमबारी, एक मिसाइल हमला पुलिस हेडक्वार्टर पर। हमले में पुलिस हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा, इमारत में आग लग गई। खार्किव से विदेशी छात्रों को रेस्क्यू किया गया, सैकड़ों छात्र एक साथ निकलते दिखाई दिए। खार्किव पर हमले की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, शहर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बुचा से आई तस्वीर में जले रूसी टैंक का ढेर दिख रहा है। खबर से साफ है कि रूस को भारी नुकसान हुआ है।
भीषण जंग के बीच यूक्रेनी लोग रूसी टैंक्स के आगे डट गए हैं। मिकोलेव इलाके में लोगों ने रूसी टैंक रोक लिए। यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज से जमकर लोहा ले रही है। रूसी सेना की कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। कीव के पास बोरोदियांका को दिलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बड़े इलाके में तबाही है और आग लग गई है। जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अमेरिका समेत यूरोप और नाटो यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत में सरकार के कई मंत्री छात्रों के रेस्क्यू अभियान में जुट गए हैं। दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्रों की अगुवाई की। हंगरी के बुडापेस्ट में डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने छात्रों से बातचीत की। सभी की निगाहें इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि जंग की तस्वीरें हृदय विदारक हैं और साथ ही वो लोग जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए भी सबकी संवेदना बनी हुई है। रूसी विदेश मंत्री की बड़ी चेतावनी, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये बेहद विनाशकारी होगा। ये विनाशकारी सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिहाज से नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिहाज से होगा। विदेश मंत्री का यह अहम बयान, इनका कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो विनाशकारी होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने यह कहा है अब से कुछ ही देर पहले। जंग के बीच रूस का चेतावनी भरा बयान जाहिर तौर पर अच्छे संकेत नहीं है रूस की ओर से। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिंह साहब बने हुए हैं। सिंह साहब, देखिए, रूस तो पहले ही अपनी जितने भी तरीके की मंशाएं हैं वो साफ कर चुका है। अब विदेश मंत्री का ये बयान कि तीसरा विश्व युद्ध अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है बेहद खतरनाक होगा और उसके संकेत भी कहीं ना कहीं उसकी आहट सुनाई दे रही है। देखिए नेहा, बार बार रशिया ये भी देता रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा रूप ले ले ये जंग। और जिस तरह से विश्व युद्ध, जब विश्व युद्ध होते हैं तो खेमे होती हैं। आज खेमे में रशिया के साथ बेलारूस एक दिखाई देता है। काफ़ी देश तटस्थ हैं, मगर एक खेमा दूसरा जो है जंग में वो विश्व युद्ध का, वो है पूरा नाटो, अमेरिका और उसकी जो लड़ाई की मैदान है वो सबसे बड़ा लड़ाई की मैदान उन्होंने यूक्रेन को बना रखा है। तो विश्व युद्ध की जब बात होती है तो देखिए, विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध जो विश्व ने देखा है वो पूरा का पूरा उसका इशू था जो यूरोप था, वहीं से चला और विश्व युद्ध पहुंच गया, जिसमें कि सबसे बड़ी बलिदानी जो दूसरे विश्व युद्ध में हुई है 2.7 करोड़ पीपल ऑफ रशियंस। उन्होंने एक्चुअल पूरे विश्व के युद्ध को खत्म किया। फिर बाद में जब युद्ध खत्म होने वाला था तो 2 परमाणु बम कहां गिराए गए? जापान के ऊपर। और कोई उसको नहीं बोला कि यह गलत था, सही था। आज भी कोई एक आदमी भी उसके लिए नहीं जिम्मेदार ठहराया गया। हाँ, लड़ाई खत्म हो गई और पूरा का पूरा पोलैरिटी के ऊपर चला गया। यूनिपोलर में आया, रूस ने उसको कहा कि हमने भी किया है, तो बाइपोलैरिटी में हुआ। उसको 91 में आज ने तोड़ दिया। तोड़ के फिर एक यूनिपोलर अमेरिका, नाटो, हम हैं इस दुनिया। आज जो जद्दोजहद चल रही है, ये लड़ाई सुपर पावरों की नहीं है। इकोनॉमी बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर ये कहना कि रशिया देखिए मल्टीपोलैरिटी में जा रहे हैं। माफी के साथ रोकेंगे क्योंकि राजेश पवार जी जो हम तक ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कीव से पहुंचा रहे हैं और वहां का पल पल का अपडेट और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। राजेश, ओवर टू यू। जब आप सवाल पूछ रहे थे, अभी एक और फायर हुआ है यहाँ पे। मिसाइल फायर नहीं, ये प्रॉब्ली राइफल फायर था, बहुत नजदीक, यहाँ से लगभग मे बी 400-500 मीटर दूर। आप प्लीज सवाल पूछिए। सवाल क्या आपका? राजेश, इस वक्त सवाल पूछिए प्लीज। बिल्कुल राजेश, इस वक्त जो विदेश मंत्री का बयान आया है, रूस के विदेश मंत्री, ये कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये बेहद खतरनाक होगा। और क्या इसकी आहट अब जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है, देखी जा सकती है? पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आप हम तक पहुंचा रहे हैं और जाहिर तौर पर हालात इस वक्त ठीक नहीं है। चिंतापूर्ण इसलिए भी है क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं है कि ये युद्ध कब थमने वाला है। बिल्कुल सही बोला नेहा आपने कि चिंता का विषय है और कोई नहीं जानता ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, कितना लंबा चलेगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी ऊपर तक जाएगी। क्या ये युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदलेगा? क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? कोई नहीं जानता। इस स्टेज पर
बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, हर चीज बिल्कुल फ्लूइड है और ये कहना अभी कुछ भी जल्दबाजी होगा कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी ताजा सिचुएशन है वो आपको मैं बता दूं, जो कुछ शहर है जैसे खरसोन है, ओडेसा है, दोनेत्स्क है, लुगांस्क है, ओडेसा और आपका खरकीव है, यहाँ अभी बहुत ज्यादा इंटेंसिव जबरदस्त लड़ाई चल रही है, बुरी तरह से फायरिंग हो रही है और रशियन फौज ने अपनी पूरी माइट, पूरी ताकत झोंक दी है कन्वेंशनल फोर्स की इन एरियाज को कब्जा करने में। और ऐसा देखा जा रहा है कि प्रोबेबली अगले 1 या 2 दिन में रिवर निप्रो तक पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में ले लेगा, जब तक कि कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत अलग हो जाए। लेकिन जो कॉमन सेंस बोलती है कि रूसी फौजें काफी अंदर तक घुस चुकी हैं और लड़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है इस वक्त। ओवर टू यू जी द्विवेदी, क्या आप राजेश से कोई सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, आंखों देखी हमें बता रहे हैं, आपका कोई सवाल उनसे? हाँ, मेरा एक अहम सवाल है कि ये जब लड़ाई अभी बिल्कुल शहर के अंदर आ जाएगी तो ये बिल्ट अप एरिया की फाइटिंग हो जाएगी, तो इसमें योगदान जो है आम सिटीजन का, वेटरन का योगदान बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, काफी वेटरन जो है वो रूरल एरिया में चले गए हैं, आउटलाइंग एरिया में चले गए हैं, तो जब रशियन फौज को अपना लॉजिस्टिक लानी पड़ेगी, जब उनको अपनी पूरी जैसे लॉजिस्टिक टेल बनती है, आपको तो बैकग्राउंड है, क्योंकि जब स्टेबलाइज करना होगा उनको, जो भी हिस्से जीते हैं, तो उसमें ये गुरिल्ला वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर का बहुत अहम भूमिका हो जाएगी। तो आपका क्या रीडिंग है, क्या असेसमेंट है इसके ऊपर? देखिए, पहला मैं आपको लॉजिस्टिक्स के ऊपर पॉइंट क्लियर कर दूं कि रूस को यहाँ लॉजिस्टिक्स की कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो कीव है वो बेलारूसियन बॉर्डर से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है, जो कि बहुत लंबा फासला नहीं है, स्पेशली अगर आपकी सारी रसद, आपकी सारी सप्लाईज मैकेनाइज्ड हैं। दूसरा, बेलारूसियन बॉर्डर और कीव के बीच में कोई बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं है। जैसे अगर आप पूर्व से पश्चिम की यूक्रेन की तरफ आएंगे तो निप्रो नदी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए। लेकिन अगर हमला नॉर्थ से हो रहा है, बेलारूसियन बॉर्डर से, तो उसके बीच में ना तो निप्रो नदी है, ना ही कोई और मेजर ऑब्स्टेकल है, इसलिए सप्लाई की दिक्कत कीव के हमले में रूस को नहीं आएगी। दूसरा, गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, ये लड़ाई किसी न किसी स्टेज पे एक फुल फ्लेजेड गुरिल्ला, अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर बनने वाली है, क्योंकि जो नेटो ने हथियार सप्लाई किए हैं, अगर आप ये ध्यान दें किस तरह के। राजेश पर लौटेंगे हम, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। दूसरे राउंड की बातचीत से पहले रूस ने चेताया है। रूस की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के इशारे पर ना खेले यूक्रेन, यानी कि जिस तरीके से अमेरिका डायरेक्शन दे रहा है उन डायरेक्शंस को यूक्रेन फॉलो ना करे। अगर ऐसा होता है तो ये यूक्रेन के हित में नहीं होगा। और यूक्रेन के साथ बातचीत से पहले ये बयान आया है, ये कई मायनों में अहम हो जाता है। दूसरे राउंड की बातचीत से पहले रूस ने अब ये वार्निंग दी है। हमारे साथ राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए, स्ट्रैटेजी वाइज तो चेंज किया ही है रूस ने अपने आप को, जिस तरीके से लगातार वहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर दिखाई दे रहा है, उसके पहले चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन नाचेगा तो हम भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, ये तो कोई छुपा हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक आम नागरिक, साधारण नागरिक आपको बता देगा कि जो हो रहा है ये अमेरिका के इशारे पे हो रहा है, और वो नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक भी आपको बता सकता है कि जो हो रहा है अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। लेकिन किस हद तक हो रहा है अब ये देखना है, क्योंकि जो रूस है उसके सब्र की एक लिमिट है, एक लाइन है। अगर वो लाइन क्रॉस होगी तो ये युद्ध आगे एस्केलेट होगा और जैसे आप बोल रहे थे, विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध की तरफ जा सकता है। मैं आपको एक और नई खबर दे दूं, अभी जो मेरे लोकल सोर्सेज हैं जो शहर के अंदर हैं, मिलिशिया जिनसे मैंने 3 दिन पहले इंटरव्यू किया था, जो लाइव प्रसारण हुआ था इंडिया टुडे के ऊपर, उनसे मुझे खबर मिली कि लगभग 30,000 ऑटोमेटिक राइफल्स इस वक्त रूस में सिविलियंस को, कीव में सिविलियंस को बांटी जा चुकी हैं। 30,000 ऑटोमेटिक राइफल्स सिविलियंस के हाथ में, जो कि अपार्टमेंटल, जो आपके रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर हैं, उनको दी जा चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और जैसे आपके पहले वाले मेहमान बोल रहे थे कि ये लड़ाई 100% अभी गुरिल्ला
अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला है। दूसरी मैं आपको एक और चीज जो पहले बोल रहा था, जो मिसाइल्स भी उन्होंने दी हैं, चाहे वो स्टिंगर हो, चाहे वो जेवलिन मिसाइल्स हो, जेवलिन हैंड हेल्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो किसी भी टैंक को, बख्तरबंद गाड़ी को सेकंडों में तबाह कर सकती है और इसको चलाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार स्टिंगर मिसाइल्स हैं जो हैंड हेल्ड वेपन है और ये किसी भी मिलिट्री जहाज को नीचे गिरा सकता है। इसके लिए भी आपको निशाना लेने के लिए या फायर करने के लिए बहुत लंबे प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं यूरोप ने जो सप्लाई की हैं, कहीं ना कहीं उसका मकसद यही रहा है। उन्हें पता है कि यूक्रेन आर्मी कन्वेंशनल वॉर में रूसी फौज के सामने लंबी नहीं टिक सकती, लेकिन जब उन्होंने ये वेपन सप्लाई किए हैं और इन सब लोगों को, सिविलियंस को बांट दिए हैं, तो ये लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। आपको एक खबर और मैं दे दूं, कल रात को मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक यूक्रेनियन वकील का मैसेज आया और वो मुझसे जानना चाहता था कि अगर कुछ लोग अमेरिका से आना चाहें, यहाँ पे सिविलियन लोग, उनके दोस्त, उनको फ्रंट लाइन पे जाना है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि एक यूक्रेनियन सिटीजन मुझसे, जो कि भारतीय नागरिक को, मुझसे पूछ रहा है ये चीज, लेकिन उसको कहीं से खबर मिली थी कि मैं यहाँ जो मिलिशिया उनके टच में हूँ और उनसे मेरी बातचीत है, तो वो चाहता था कि ये जो अमेरिकन नागरिक आना चाहते हैं उनको मैं यहाँ हथियार दिलवाने का और फ्रंट पे पहुंचाने का बंदोबस्त करूं। ये जो मैं बता रहा हूँ कहानी, इसका मकसद ये है कि बहुत से फॉरेनर्स, बहुत से लोग ज़ेलेंस्की की अपील के बाद फॉरेनर्स इस वक्त जो है यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ाई ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसी खबर कुछ जापानी वेटरन्स की आई है जो यूक्रेन में लड़ना चाहते हैं रूस के खिलाफ। ओवर टू यू राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। तो स्थिति और परिस्थिति पल पल लगातार बदल रही है। जिस तरीके से राजेश भी जानकारी दे रहे थे कि लगभग 30,000 राइफल्स ऐसी हैं जो वहां के लोकल नागरिकों को दी जा चुकी हैं। इसका अर्थ समझिए, इसका मतलब समझिए। इसका अर्थ ये है कि आने वाले वक्त में ये जंग, ये जो पूरी की पूरी कवायद है, ये और तेज होने वाली है।